बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 को कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ ए रोज़ एंड नंबर ऑफ ए कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में डिफ़ाइन पढ़ते हैं, इसका कंसेप्ट समझेंगे और फिर रोज़ को और कॉलम्स के डिफ़ाइन को पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो पेज नंबर जहाँ पे चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है, उसी के नीचे यहाँ पे ये डिफ़ाइन लिखी हुई है मैट्रिसेस, यानी कि अगर एक होगा मैट्रिक्स, अगर सिंगल होगा तो हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको हम मैट्रिसेस बोलेंगे। ये डिफ़ाइन लिखी हुई है उसने, ए मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर एरे इन शेप, यानी कि जो एक मैट्रिक्स है उसकी शेप एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में होती है। एरे का मतलब है अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप की। इस तरह ये हमारे पास ऐसे बड़ी ब्रैकेट होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो बन गई। हुज एलिमेंट आर इंट्रीज, जो इसके अंदर हम नंबर लिखेंगे वो हमारे पास इंट्रीज या उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि हम उन नंबर्स को, उन एलिमेंट को टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे ऐसे स्पेस छोड़ेंगे ऊपर और नीचे भी ऐसे स्पेस जो है वो छोड़ेंगे। इन रोज एंड कॉलम्स, तो ये हमारे पास ऐसे लेफ़्ट टू राइट, ये हमारे पास रो होगी, ये वाला ऐसे, और ये 3 और 4 ये भी रो है। अब ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम 1 और 3 2 और 4 ये हमारे पास कॉलम है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है हमारे पास वो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी आपने डिफ़ाइन याद कर लेनी है और साथ आपने ये एग्जाम्पल जो है वो दे देनी है। ये दे दें A इज़ इक्वल टू ABCD। तो हमने जिस भी मैट्रिक्स को लिखना है उसको हम किसी भी कैपिटल वर्ड, इंग्लिश के कैपिटल वर्ड के साथ उसको डिनोट करेंगे, और उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एंट्री लिखनी है वो हम स्मॉल ABC, अगर हम एज ए वेरिएबल नंबर ले रहे हैं तो वो स्मॉल ABCD जो है वो यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास रो ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रो ऑफ मैट्रिक्स की डिफ़ाइन है, इंट्री आर इंट्रीज, यानी एक एंट्री हो, एक नंबर हो या एक से ज़्यादा नंबर हो, रिटन इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे पास ऐसे होती है ना, एक्स एक्सिस लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल इस तरह लाइन में या लाइंस में फॉर्म द रो आर रोज ए मैट्रिक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन में इंट्रीज होंगी वो हमारे पास रो कहलाएंगी, ऐसे लेफ़्ट टू राइट एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इसी तरह कॉलम में इंट्री आर इंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन, यानी कि ऐसे जो हमारे पास ऐसे वाई एक्सिस लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन में जो हमारे पास इंट्रीज होंगी वो कॉलम या कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं वो कहलाएंगी। जिस तरह उसने एग्जांपल दी हुई है, ये मैट्रिक्स ए दी है, उसमें एंट्री है 2 3 7 1 1 5 3 2 9 1 8 4। तो ये हमारे पास ऐसे लेफ़्ट टू राइट 2 3 7 1 ये हमारे पास रो 1 है, 1 5 3 2 ये हमारे पास सेकंड रो है, 9 1 8 4 ये हमारे पास थर्ड रो है। इसी तरह टॉप टू बॉटम ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। तो इस तरह मैट्रिक्स ए में 3 रो है हमारे पास, यानी लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल जो एंट्रीज हैं वो 3 हैं, और टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल एंट्री जो है हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। इसी तरह बी मैट्रिक्स है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 हमारे पास रोज़ हैं और ऊपर से नीचे ऐसे वर्टिकल वो हमारे पास 3 कॉलम है। तो इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। इस तरह ये सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 5, इसमें ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है वो भी 1 है और वर्टिकल भी 1 है, तो इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ ए रोज़ एंड नंबर ऑफ ए कॉलम्स, यानी हमने जो दिए हुए मैट्रिक्स हैं
उनके रोज़ लिखनी है और कॉलम्स लिखने हैं। जिस तरह ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें एंट्री है 0 0 0। अब देखें ये हॉरिजेंटल ऐसे, ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गई और ये हमारे पास सेकंड रो हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, नंबर्स ऑफ रोज़ वो आ जाएंगी 2। इसी तरह वर्टिकल में देखें, ये वर्टिकल में फर्स्ट है कॉलम और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर्स ऑफ कॉलम्स, वो भी हमारे पास 2 है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। आगे बी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसकी भी हमने नंबर ऑफ रोज़ लिखनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। तो इसमें देखें ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये हमारे पास थर्ड रो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ रोज़, तो वो हमारे पास हैं 3। फिर हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ कॉलम्स, वो हमारे पास हैं ऐसे। देखिए वर्टिकल में ये हमारे पास एक ही कॉलम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका कॉलम है 1। आगे सी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें देखें हमारे पास हॉरिजेंटल जो एंट्रीज़ में एक ही रो है, ये वाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ रो, वो हमारे पास 1 है। ऐसे टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल एंट्रीज़ में हमारे पास 3 कॉलम है तो वो हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ कॉलम, तो वो हमारे पास हैं 3। तो ये इसकी नंबर ऑफ रो आ गई 1, नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमारे पास आ गए 3। आगे डी मैट्रिक्स में हम फाइंड करेंगे कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो डी मैट्रिक्स में आप देखें कि ऐसे हॉरिजेंटल एंट्रीज़ में ये 1 रो हो गई, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, तो वो हमारे पास हैं 3। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, वो भी हमारे पास 3 हैं। ऐसे देखें वर्टिकल एंट्री में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 कॉलम। आगे लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करते हैं। तो इसमें ई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें देखिए लेफ़्ट टू राइट ऐसे हॉरिजेंटल एंट्रीज़ में ये फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, ये आ जाएगा नंबर ऑफ रोज़, तो ये हमारे पास है 2। ऐसे ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल एंट्री जो हैं वो है हमारे पास कॉलम्स हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारे पास हैं 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स, यानी कि हमने दिए हुए जितने भी मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर लिखना है। तो पहले हम ऑर्डर और जो है मैट्रिक्स का उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक ए हैज़ m नंबर ऑफ रोज़, यानी कि अगर एक हमारे पास ए मैट्रिक्स हो उसकी रो को हम नाम दे दें m का, यानी जितनी भी रो हैं यानी उसमें 3 रो हैं तो वो m है, एंड n नंबर ऑफ कॉलम यानी उसमें कॉलम जो होंगे वो n होंगे, देन द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ m/n, यानी कि उस m/n एज ए जनरल लिखा हुआ है, उसमें जितनी मर्जी रो हो सकती हैं। पहले हमने रो बताना है फिर हमने कॉलम बताना है, ठीक है। जिस तरह हमें एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें देखिए 5 - 1 0 9 2 3 0 1 2, तो इसमें 1 2 3 ये 3 हमारे पास रो है और वर्टिकल एंट्री 1 2 3 ये हमारे पास कॉलम है। तो हम जस्ट लिख देंगे 3/3, तो ये इसका ऑर्डर होगा। इजी वर्डिंग में ये है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो हम उसमें इस तरह लिख देंगे कितनी रो हैं बाय कितने कॉलम है, ठीक है। वो हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए है 1 0। तो यहाँ पे देखें ये 1 रो
और ये सेकंड रो। इसी तरह कॉलम देखेंगे तो हमारे पास 1 कॉलम है, तो हमने इसका ऑर्डर लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो उसको हमने लिख दिया 2 बाई 1। पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखने हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, ये हमारे पास ये 1 रो है, ठीक है, और वर्टिकल में 2 कॉलम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हमारे पास होगा 1/2, यानी इसमें एक रो है हॉरिजेंटल एंट्रीज और वर्टिकल एंट्रीज जो हैं वो 2 हैं, तो हम इसका ऑर्डर लिख देंगे 1/2। आगे सी सॉल्व करते हैं। तो सी में हमारे पास है 3 5 5 6। तो इसमें भी देखते हैं हम कितनी रो हैं। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट और ये वाला सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा, क्योंकि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये आ जाएगा 2/2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डी है हमारे पास 0 3 4 5 0 9। तो इसमें देखें ये फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है और कॉलम इसमें 1 है और 2 है और 3 है। तो इसका ऑर्डर होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। तो इसमें 1 2 रो है, 1 2 3 टॉप टू बॉटम 3 कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3। तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। नेक्स्ट हम ई मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। तो इसमें ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये सेकंड रो है और ये वाली थर्ड रो है। तो टॉप टू बॉटम ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3, इसमें रो है 1 2 3 बाय 2 कॉलम है 1 और 2, 3/2 इस मैट्रिक्स ई का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ मैट्रिक्स। इसमें ये दिया हुआ, आप देखें यहाँ पे ये 1 रो है और टॉप टू बॉटम 1 ही कॉलम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ, वो हमारे पास आ जाएगा 1/1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी ये जो ए बी सी डी ई एफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं इसमें कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो पहले हम इक्वल मैट्रिसेस की डिफाइन को डिस्कस करते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की डिफाइन है 49 पेज के ऊपर। 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल, ए और बी तब इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर सेम ऑर्डर, यानी कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा, यानी उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर ए का ऑर्डर जो है वो 2/3 है तो बी का ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए, यानी ए और बी का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, और उनके जो मतनाजरा एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ए में 2 3 4 -2 है और बी में 4 -2 3 4 4 -6 है। तो ए का ऑर्डर है 2/2 क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। बी का भी ऑर्डर ऐसे, ये 4 -2 ये क्योंकि माइनस होके 2 ही आ जाना है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 4 -6 यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो बी का ऑर्डर भी 2/2 है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो 4 -2 ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 -2 है तो ये -2 है। तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है।
सिमिलरली वो कह रहा है कि सी और डी आपके पास मैट्रिक्स हों, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है ए बी और डी में लिखा हुआ है 3 4, ये तब भी इक्वल होंगे अगर ए जो है वो 3 के इक्वल हो और बी जो है वो 4 के इक्वल हो। तो ये है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन को भी आपने लर्न कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ। तो हमने जस्ट ये लिखना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ए का ऑर्डर है 2/2 क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम लिख लेंगे 2/1। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 × 3 ये 6 आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 + 4, ये तो ऐड और मल्टीप्लाई होके सिंगल टर्म ही बन जाएगी। लेकिन हमने इसको एक ही काउंट करना है ऐसे, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/, इसमें कॉलम है फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। इसी तरह हम डी का ऑर्डर लिख लेंगे, 5 + 4 9 हो जाएगा, -8 + 1 -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही कॉलम होगा, रो जो है वो सेकंड है, तो इस तरह हमारे पास इसका ऑर्डर होगा 2/1। ई का ऑर्डर होगा 1 2 3, 3 इसमें रो है और 1 और 2, 2 इसमें कॉलम है। एफ के अंदर 1 2 2 रो है और हमारे पास 1 2 2 ही कॉलम है। तो ये सब के ऑर्डर हमने लिख लिए हैं। फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो ए है इसका ऑर्डर है 2/2। अब सब में ढूंढना है कि ऑर्डर किसका 2/2 है, ये एफ़ का ऑर्डर 2/2 है। अब यहाँ पे ए में देखें कि 0 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और 1 है, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, 3 - 3 0, ये 3, ये 4 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। तो हमने जस्ट ये लिख देना है कि ए जो है वो एफ मैट्रिक्स के इक्वल है, बस। आगे बी में देखें, बी का ऑर्डर है 2/1। अब सब में देखते हैं कि ऑर्डर 2/1 किसका है। ये देखें डी का ऑर्डर है 2/1। अब यहाँ पे हमारे पास बी में 9 और -7 है, ये भी 5 + 4 9 बन जाएगा और -7 बन जाएगा। तो हम जस्ट नीचे ये लिख देंगे कि बी जो है वो डी के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम करेंगे सी जो है उसका ऑर्डर है 3/2 और यहाँ पे देखें ई का ऑर्डर भी है 3/2। तो हम जस्ट ये लिख देंगे कि सी जो है वो ई मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने मैट्रिक्स को इक्वल लिखना था। तो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी सेम, तब वो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a + 2 c - 3 b - 1 d + 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और दरमियान में इक्वल लिख के आगे लिखा हुआ है सेकंड मैट्रिक्स 5 8 6 और 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं और दरमियान में इक्वल है। अब इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यू a b c एंड d। फिर वो कह रहा है कि a b c और d की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर ये मैट्रिसेस इक्वल हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल। यानी कि उसकी जो मैट्रिक्स हैं अगर इक्वल हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री हैं वो भी सेम होंगी, वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब है कि a + 2 जो है वो 5 के इक्वल है, a + 2 और इक्वल टू 5। फिर हम लिख लेंगे c - 3 इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। b - 1 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा और d + 4 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा। तो इस तरह a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ये a की वैल्यू आ गई है।
अब यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -3 जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इस तरह 8 + 3 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो b = हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह d ये हमारे पास 4 -4, तो 4 - 4 जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। तो नीचे हम लिख देंगे a = 3, b = 7 और c = 11 और d = 0। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2x + 1 4 7 5 = 9 4 7 5। अब ये मैट्रिक्स भी दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, देन देयर corresponding entries will be equal, यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो भी इक्वल होंगी। तो 2x + 1 जो है वो 9 के इक्वल होगा, 4 4 के इक्वल है और 7 जो है वो 7 के इक्वल है और 5 जो है वो 5 के इक्वल है। यहाँ पे जो इक्वल में मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बुक में y जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे y आना है। तो इस तरह 2x + 1 9 के इक्वल होगा, 4 4 के इक्वल, 7 7 के इक्वल, y = 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y = 5। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो +1 दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा। 2x = 8, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 4 8, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे y = 5, तो इस तरह x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो इक्वल हैं। पहले में a + b 2d - 1 3b + 2 4, ये मैट्रिक्स है और ये इक्वल है 10 5 11 c। ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है। वो कह रहे हैं a b c और d की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 matrices are equal, so their corresponding entries will be equal, यानी उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री हैं वो भी इक्वल होंगी। अब a + b जो है वो 10 के इक्वल होगा और 2d - 1 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2d - 1 = 5, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आपने जो है वो स्पेस छोड़ देनी है और नीचे हम लिखेंगे 3b + 2 = 11। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3b + 2 = 11, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लिख देंगे 4 = c, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखें, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं, वहाँ से b की वैल्यू फाइंड करके तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करके तो हम a की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जो +2 है वो इधर आके -2 हो जाएगा। सो 11 - 2
3b 11 - 2 हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इस b की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है और जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट b = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे और = 10। सो +3 इधर आके -3 हो जाएगा। तो इस तरह a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 आ गई है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसमें कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। -1 दूसरी साइड पर जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2d - 1 और इक्वल है 5 - 1 उधर जाके तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह 2d = 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6। तो इस तरह d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब ये जो है हमारे पास ये सीधे 4 = c लिखा है, तो हम लिख देंगे c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी कि c = 4 आ गया। अब लास्ट पे हम लिख देंगे वैल्यूज़ इनकी, a = 7 है, b = 3 है और c = 4 है और d = 3 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ p + q 5 11 p - 2q। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये इक्वल है 6 5 11 0 के। ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है और दरमियान में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल होंगी। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, सो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्री विल बी इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ p + q, ये = 6 होगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। 5 5 के इक्वल है, 11 11 के इक्वल है और p - 2q ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनके कोफिशिएंट इक्वल करके अगर ये पहले इक्वल हैं तो इनको हम प्लस या माइनस कर देंगे, तो वहाँ से p और q की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए p के कोफिशिएंट पहले इक्वल है, तो हम और इनके साइन जो हैं वो सेम है। अगर साइन सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 के, इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस करना है। इक्वेशन 1 जो है वो ऊपर आएगी, p + q = 6 और p - 2q = 0। क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले के साइन चेंज करने हैं। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये +p है -p है, कैंसिल हो गया। +2q + q, तो ये हमारे पास आ गया है 3q और 6 - 0 6 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास q की जो वैल्यू है वो 2 आ गई है। अब इस q की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट q = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास p + q = 6 और यहाँ पे हम q की वैल्यू पुट कर देंगे 2 और p = 6 - 2, तो p = 4 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 2। तो ये था हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 और आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व कर लिया है। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।